Hello everyone, welcome back to my channel .NET Decoded. So today's video topic is Capgemini.NET Full Stack Interview Part 2. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्ट वॉच पार्ट 1 एंड देन कम बैक फॉर पार्ट 2. So let's start. So the next question in the interview was a scenario-based question, which was imagine you have a search input field where an API is called on every key press. Some users type very slow, causing multiple unnecessary API calls. There is no search or submit button. How will you avoid unnecessary calls? Explain how will you do this in React or backend. ठीक है. तो बेसिकली ये एक ऐसे सिंगल क्वेश्चन नहीं था. फर्स्ट उन्होंने पूछा था कि की पेज पे क्या हो रहा है, आप करोगे. फिर उन्होंने बोला था कि सपोज मान लो मैं फास्ट टाइप करता हूँ लेकिन मेरे पापा जो है वो स्लो टाइप करते हैं. अगर वो यूज कर रहे होंगे तो अननेसेसरी एपीआई कॉल्स होंगे. तो मैंने उसका सोल्यूशन दिया था कि वी कैन कंसिडर अ सर्च एंड सबमिट बटन, जिसपे क्लिक करने के बाद ही वी विल गिव कॉल टू एपीआई. बट उन्होंने कहा था कि वैसा कुछ फील्ड है नहीं. तो इसलिए मैंने सारे जो फॉलोअप क्वेश्चंस थे वो सब एक में ही क्लब किए हैं. So let's see how we can answer this question. So the first basically answer expect इसमें यह है कि we need to use debouncing in React. ठीक है. So debouncing होता क्या है, we wait for a specific time after the user stop typing before calling the API. मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हम वेट करते हैं API कॉल देने से पहले. मतलब यूजर ने टाइपिंग स्टॉप करने के बाद कितने सेकंड हमें वेट करना है, फिर हमें API को कॉल देना है. ठीक है. Every time user types a new character, the previous timer is cleared and new timer starts. The API is called only once after the user stop typing instead of calling it on every keystroke. I will also इसमें आप additional ये भी बता सकते हो कि I will cancel any in process API request using abort controller so that only the latest request is processed, and on the backend side I will optimize the API to use pagination, proper indexing, caching and will monitor the performance. तो मैंने लास्ट दो आंसर्स नहीं दिए थे बट मैंने आपके रेफरेंस के लिए ऐड किया है, विच विल गिव एडिशनल लाइक एड ऑन एडवांटेज अगर आप ये देते हो जैसे आपने बाकी भी चीजें सोची है, ऐसा इंटरव्यूअर को लगता है. सो हाउ डी बाउंसिंग एक्चुअली वर्क्स. तो पहले क्या होता है, जब आप आर टाइप करोगे तो टाइमर स्टार्ट होता है 500 मिली सेकेंड्स का. फिर आप आर ई टाइप करोगे तो प्रीवियस कैंसिल होता है, फिर से नया टाइमर स्टार्ट होता है. जब आप पूरा रिएक्ट वर्ड टाइप कर रहे हो ना तो आपका जो है वो 500 सेकेंड के लिए अगर आपने स्टॉप किया टाइप करना देन ओनली एपीआई को कॉल जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से डिबाउंसिंग काम करता है. डिबाउंसिंग हम यूज इफेक्ट यूज स्टेट यूज करके कर सकते हैं. कैसे किया है मैंने वो जस्ट बेसिक एग्जांपल में दिया है. यहाँ पे 500 मिली सेकेंड का डिले दिया है. तो फेज डेटा को तभी कॉल जाएगा जब 500 मिलीसेकेंड का हो जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो. आप अलग तरीके से भी कुछ अगर आपके इसमें अप्रोच है तो आप उस हिसाब से भी दे सकते हो. दिस वाज द बेसिक लाइक आंसर विच आई गिव इन माय इंटरव्यू. ठीक है. सो अगर आपके पास कुछ बेटर आंसर है सो प्लीज कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो. So the next question was, can you explain how exception handling is implemented in your project? तो ये सेम क्वेश्चन मुझे डेलॉइट के इंटरव्यू में भी पूछा गया था, तो सिमिलर लाइन पे ही आपको आंसर करना है. तो मैं सोच रही थी ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं ना जो डॉट नेट में मोस्टली हर एक इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं. उसके लिए एक सेपरेट सीरीज बनाऊंगी जहाँ पे मैं एक एक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक एक एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे बेसिक डिटेल्स या फिर कुछ एडिशनल जो इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो वे ये वीडियोस भी इन फ्यूचर आएंगे अपने इस चैनल पे. ठीक है. तो इसका आंसर मैंने क्या दिया था, सेम. तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर यूज किया है. हम एक्सेप्शन कैसे लॉक कर रहे हैं, आपके एंड पे अगर जैसे भी लॉक करें, मेरे एंड पे हम लॉक फॉर नेट करते हैं एंड एप्लीकेशन इनसाइट में वो लॉक करते हैं. ठीक है. यूजर को कभी भी एक्चुअल एक्सेप्शन हम थ्रू नहीं करते हैं. हम उनको एक स्टैंडर्डाइज यूजर फ्रेंडली एरर रिस्पॉन्स विथ प्रॉपर एचटीटीपी कोड की, जैसे क्या इशू है, 401 है, अनऑथराइज्ड है, या फिर 404 लाइक यूआरएल नॉट फाउंड, या 500 इंटरनल सर्वर एक्सेप्शन है, क्या है, किस तरीके से एचटीटीपी इशू आ रहा है, वो हम स्टेटस कोड से पता कर सकते हैं.
हमें कुछ भी सेंसिटिव एक्सेप्शन डिटेल्स क्लाइंट को एक्सपोज नहीं करनी है, क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए एग्जैक्ट किस पेज पे वो सब नहीं आया, वो हमें अपने ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करना होता है। देन इम्पोर्टेंट इज वी नीड टू मॉनिटर द रिकरिंग एक्सेप्शंस एंड फिक्स द रूट कॉज। जो भी एक्सेप्शंस बार बार आ रही है ना, उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करना है, ठीक है। तो फ्लो कैसे होता है, फर्स्ट रिक्वेस्ट कम्स टू द एपीआई। तो अपने एपीआई के पास रिक्वेस्ट आती है, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है, थ्रो होता है, तो ग्लोबल एक्सेप्शन मिडलवेयर कैच करते हैं आपके एक्सेप्शंस को। एक्सेप्शन इज लॉग्ड यूजिंग लॉग फॉरनेट मेरे एंड पे, और हम डीबी में भी एक्सेप्शन स्टोर करते हैं एक्चुअली। डीबी में हमने एक टेबल बनाया है जहाँ पे हम उसमें कब आया था एक्सेप्शन, किसने लॉग्ड इन, यूजर कौन है, स्टैक स्ट्रेस क्या है, एग्जैक्ट किस फाइल में, किस मेथड में, किस एपीआई कॉल पे आया है, वो सारी डिटेल स्टोर करें जो हमें ट्रबल शूटिंग के लिए हेल्प करती है। देन यूजर गेट्स अ क्लीन मीनिंगफुल एरर मैसेज। कुछ भी यूजर को रैंडम शेयर नहीं करना है, हम उनको एक जेनरिक एरर मैसेज देना है, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग और प्लीज ट्राई अगेन, जो भी है आपके सिस्टम में डिफाइंड उस हिसाब से। देन वी नीड टू मॉनिटर एंड रिजॉल्व द इशू, ठीक है। सो लाइक दिस मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे प्रोजेक्ट में कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज किया, आपके प्रोजेक्ट में हो सकता है इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मिडलवेयर यूज किया हो, या मोस्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम में ट्राई कैच भी होता है। तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर बताना है। ट्राई कैच अवॉइड करो क्योंकि थोड़ा ओल्ड अप्रोच है। ट्राई कैच के साथ आप कस्टम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर कंबाइन करते हो तो ज्यादा इफेक्टिव लगता है आपका आंसर, ठीक है। So the next one was also a scenario based question, which was in your application, if you have a list of 1 lakh records and the UI should display only 10 records at a time and user can navigate to the next page, how will you implement this? तो ये एक scenario based question था। मान लो आपके पास आईडी, नेम, ईमेल, सिटी ऐसे डिटेल्स है और हर एक पेज पे आपको 10-10 रिकॉर्ड ही दिखाने हैं, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो सैम्पल आंसर इज आई विल इम्प्लीमेंट यूजिंग सर्वर साइड पेजिनेशन। कैसे होता है, यूआई विल सेंड द पेज नंबर एंड द पेज साइज टू द एपीआई। तो यूआई में क्या होगा, आपको कौन से पेज का डेटा और कितने पेज साइज चाहिए वो आपको यूआई से एपीआई को आएगा। API will fetch the required records from the database using skip and take. So skip and take यूज करके UI जितने भी records API जितने उतने ही records fetch करेगा जितना required है। Then API will return current page data along with total record count and UI will display only कितने records दिखेगा UI पे 10 records and next and previous button to request to next and previous pages, ठीक है। तो इस तरीके से सैंपल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग सर्वर साइड पेजिनेशन। कैसे काम करता है, मान लो यूजर इज ऑन पेज 1, ठीक है। तो पेज का साइज है 10। द यूआई सेंड्स एंड रिक्वेस्ट टू एपीआई विद पेज नंबर एंड पेज साइज। पेज नंबर इज 1 एंड पेज साइज इज 10, ठीक है। सो एपीआई क्या करता है, ओनली रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स डीबी से फेच करता है यूजिंग स्किप एंड टेक एंड एपीआई डेटा रिटर्न करता है एंड टोटल काउंट भी रिटर्न करता है साथ में, ठीक है। एंड यूआई डिस्प्ले द डेटा एंड शोज पेजिनेशन नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, मैं जैसे मैंने बोला था कि क्वेरी स्ट्रिंग में वो क्या आ रहा है, पेज इज इक्वल टू 1 एंड पेज साइज इज 10, इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग में इनपुट मिल रहा है। तो हम डीबी में क्या करेंगे, ऑफसेट यूज करेंगे जहाँ पे पेज नंबर -1 इंटू पेज साइज, ऐसे हम रोज डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट फीड मतलब ये सिंटैक्स है बेसिकली टू फेच द डेटा फ्रॉम SQL सर्वर एंड इस तरीके से रिस्पॉन्स में आपको फिर डेटा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। तो इस तरीके से भले ही आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड्स है, तो एट अ टाइम आपको 10 पुल करने हैं, तो वी विल यूज लाइक सर्वर साइड पेजिनेशन एंड यूजिंग स्किप एंड टेक वी विल इम्प्लीमेंट दिस। तो इस तरीके से यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। So next question was related to deployment. So how do you deploy a .NET application to Azure? Briefly explain the deployment process. तो आपके प्रोजेक्ट में जो भी deployment process follow होता है आपको उस तरीके से आंसर किया है। My the example answer was, so first we push the code to Azure DevOps repository, ठीक है। Then CI/CD pipeline build the application. We run automated test and quality check to check if all the test cases are getting passed or not. Then we publish the build artifacts. जो भी प्रोसेस लाइक सॉल्यूशन बिल्ड होने के बाद बिल्ड आर्टिफैक्ट्स बनते हैं हम उसको पब्लिश करते हैं। देन CI/CD क्या करती है, डिप्लॉय करती है अजूर
app services पे, then we verify the deployment and monitor it using application insight. ठीक है, so first क्या होता है, कोड हम commit करते हैं, basically कोड check in होता है, then build होता है, then test run होती है, जो भी आपके test cases लिखे होते हैं, then we publish artifact, then we deploy to Azure app services and we verify and monitor. इस तरीके से total 6 steps follow होते हैं मेरे project में, मैंने वैसे explain किया था. Okay. So the next they move to SQL side and SQL side के questions थे. तो question was like what is the difference between clustered and non-clustered index. इसके पहले उन्होंने basic एक पूछा था कि do you know why we create indexes, and उसका follow up ये था कि why clustered and non-clustered indexes differ from each other. तो answer is, सो क्लस्टर इंडेक्स से स्टोर द एक्चुअल टेबल डेटा. ठीक है, तो क्लस्टर में हम एक्चुअल डेटा पे काम करते हैं और टेबल कैन हैव ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स, क्योंकि क्या होता है क्लस्टर इंडेक्स में हम फिजिकली डेटा को सॉर्ट करके स्टोर करते हैं, तो आप फिजिकली डेटा को एक ही ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो. दैट्स व्हाई क्लस्टर इंडेक्सेस कैन बी लाइक ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड पर टेबल. नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस स्टोर एक्चुअली पॉइंटर्स टू डेटा, तो एक्चुअली वो डेटा स्टोर नहीं करते, पॉइंटर स्टोर करते हैं जो वो डेटा को पॉइंट करता है, मतलब रेफर करता है. ठीक है, टेबल कैन हैव मेन मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स, सिंस डेटा सेव नहीं हो रहा है, फिजिकल ऑर्डर पे इम्पैक्ट नहीं है, तो आप कितने भी इंडेक्सेस नॉन क्लस्टर्ड वाले बना सकते हो टेबल पे. यूज इंडेक्सेस ऑन फ्रीक्वेंटली सर्च कॉलम, जो भी आपके कॉलम्स वेयर में, जॉइन में, ऑर्डर बाय में यूज हो रहे हैं, आपको उनको इंडेक्सेस में डालना है, सो दैट इट विल प्रोवाइड फास्टर रिट्रीवल ऑफ द डेटा. अवॉइड क्रिएटिंग अननेसेसरी इंडेक्सेस एज दे स्लो डाउन द इंसर्ट अपडेट डिलीट. तो क्या होता है, इंडेक्सेस से अपना सिलेक्ट ऑपरेशन तो फास्ट हो जाता है, बट अगर आप बहुत ज्यादा इंडेक्सेस बनाते हो जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है, देन इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो स्लो डाउन हो जाते हैं. ठीक है, तो स्टोर क्लस्टर में कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था कि एक्चुअली फिजिकली ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है, जैसे यहाँ पे कैसे सिक्वेंशियली आईडी 1 2 3 4 में डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा इज stored इन सॉर्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लस्टर इंडेक्स की. फिजिकली सॉर्ट होता है ओनली वन क्लस्टर एंड फास्टर फॉर रेंज क्वेरीज एंड सॉर्टिंग. सेकेंड इज नॉन क्लस्टर्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर द इंडेक्सेस सेपरेटली विद अ पॉइंटर टू द डेटा. तो यहाँ पे क्या होता है, 4 इज नॉट योर एक्चुअल डेटा, इट इज पॉइंटर टू द डेटा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. इट पॉइंट्स टू एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द टेबल, इट डज नॉट सॉर्ट द एक्चुअल डेटा, इसलिए आप कितने भी बना सकते हो. मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस अलाउड, इट प्रोवाइड फास्टर फॉर सर्च कंडीशंस. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस. इंडेक्सेस क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, आपको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So the last question for my interview was what is the difference between row number rank and tense rank, and say, like the follow-up question was how would you find the second highest salary using tense rank. तो explicitly tense rank पूछा था, आपको बोलेंगे भी नहीं, फिर भी आप अगर tense rank से भी explain करोगे तो कुछ issue नहीं है. तो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. रो नंबर क्या करता है, यूनिक नंबर असाइन करता है हर एक रो को, सिंपल है. तो अगर आप डेटा देखोगे तो अपने पास 9,000 डुप्लीकेट सैलरी है, 7,000 डुप्लीकेट सैलरी है, हमने ऑलरेडी डेटा को सैलरी से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है. तो रो नंबर जब आप यूज करते हो ना, तो अगर आप देखोगे तो इसने सबको 1 2 3 4 5 6, मतलब उसने देखा ही नहीं डुप्लीकेट है क्या है कैसा है, उसने बस रो नंबर असाइन किया, यूनिक नंबर दिया. ठीक है, रैंक क्या करता है, सेम रैंक करता है डुप्लीकेट को, बट स्किप करता है नेक्स्ट रैंक. मतलब क्या, जैसे उसने फर्स्ट को 1 दिया बट 9,000 को उसने 2 ही दिया दोनों को, मतलब डुप्लीकेट को सेम रैंक मिलेगा, बट वो थर्ड जो रैंक होता है वो स्किप होके नेक्स्ट को उसने फिर 4 दिया, क्योंकि दोनों डुप्लीकेट है तो दोनों को 4 मिला, लास्ट को 6 मिला. तो उसने क्या किया, थर्ड एंड फिफ्थ रैंक को स्किप किया, क्योंकि वो डुप्लीकेट थे, तो उसने नेक्स्ट रैंक स्किप कर दिया. डेंस रैंक क्या करता है, इट असाइंस द सेम रैंक टू डुप्लीकेट वैल्यूज विदाउट स्किपिंग द नेक्स्ट रैंक. तो जो रैंक का डिफरेंस है वो डेंस रैंक में हैंडल्ड है, कि वो क्या करता है, डुप्लीकेट को सेम रैंक दिया बट उसने नेक्स्ट रैंक को स्किप नहीं किया, तो उसने 3 फिर नेक्स्ट 7,000 सैलरी को दिया एंड लास्ट में 4 दिया. तो यहाँ पे कोई भी रैंक स्किप नहीं होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रो नंबर रैंक एंड डेंस रैंक. ठीक है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए आपको कुछ नहीं, बस सिंपली आपको डेंस रैंक यूज करना है, और ये सिंटैक्स होता है
किस बेसिस पे आपको पहले ऑर्डरिंग देना होता है वो बताना पड़ता है। जैसे मुझे सैलरी को डिसेंडिंग, मतलब मैक्स मुझे ऊपर चाहिए तो मैं डिसेंडिंग करूंगी, तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। और कौन सा डेटा चाहिए, सेकंड रैंक का। सेकंड रैंक का मेरा सेकंड हाईएस्ट सैलरी देगा। फर्स्ट लोगे तो आपको सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगा। सेकंड हाईएस्ट चाहिए के लिए आपको रैंक 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस तरीके से क्या होता है, आपको आंसर देना है। So that was it for Capgemini like technical interview round, and आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। Definitely I'm going to like prepare a new video on the same topic. So thank you for watching guys. Do subscribe to channel and thank you.